अस्सलाम वालेकुम बच्चों एंड वेलकम बैक। और व्हाई आई एम स्माइलिंग, व्हाई आई एम हैप्पी, बिकॉज दिस इज द लास्ट क्लास एंड दैट इज व्हाई आई एम हैप्पी। एंड दिस इज नॉट द हैप्पीनेस कि व्हेन यू गेट रिड ऑफ समथिंग और व्हेन यू गेट रिड ऑफ समबडी। जब आपकी किसी से जान छूट रही होती है तो आपकी आपके चेहरे के ऊपर कोई मुस्कुराहट होती है। ये वो वाली मुस्कुराहट नहीं है, ठीक है। या जब वो टॉक्सिक रिलेटिव्स आते हैं और वो जब टॉक्सिक रिलेटिव्स जा रहे होते हैं, ठीक है, वापस अपने घर को, तो वो जो आपके चेहरे पे स्माइल होती है, ये वो वाली स्माइल भी नहीं है। दिस इज काइंड ऑफ, यू कैन से, अ स्माइल ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, अ स्माइल ऑफ हैप्पीनेस, a smile of positivity. Today my kids are graduating, and I mean, in 17 to 18 lectures you went through all the grammar, पूरी ग्रामर आपने पढ़ ली। और दैट्स व्हाई आई एम हैप्पी। तो वो मुझे ना एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट होती है जब लास्ट क्लास होती है। तो यानी कि लेक्चर वाइज ये लास्ट क्लास होगी। नेक्स्ट जो 3 to 4 डेज होंगे वो हम प्रैक्टिस में गुजारेंगे, जिसमें मैं आपसे कपल ऑफ प्रैक्टिसेस करवाऊंगा, जो चीज़ें हम आज से पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंगली फिर मैं आपसे वर्कशीट्स जो है वो अच्छे से सॉल्व करवाऊंगा। तो जहाँ से हमने लेक्चर को छोड़ा था, वहीं से हम इसको दोबारा से शुरू करते हैं। आप बीती कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आप बीती का मतलब क्या होता है। बीतने का मतलब होता है गुजरना, बीतना। जैसे हम कहते हैं ना, ये वो वक्त बीत गया, यानी वो वक्त गुजर गया। आप का मतलब होता है खुद, ठीक है। इसको इसको आप बीती जो होती है, इसको सरगुजश्त भी कहते हैं, कि जो आपके सर के ऊपर गुजरी होती है, जो आपके ऊपर गुजरी भी होती है। अब वैसे तो आप बीती जो है वो इंसान अपनी जात के मुतालिक लिखता है, ठीक है। मतलब मैं अगर अपनी जिंदगी के मुतालिक आपको बताऊं, या कोई भी एक बूढ़ा आदमी हो, ठीक है, जो आपको अपनी जिंदगी के मुतालिक बताए कि मैं पहले ऐसे पैदा हुआ, फिर मेरे ऊपर जवानी आई, फिर उसके बाद मैं मैच्योर हो गया, फिर मेरे ऊपर बुढ़ापा आना शुरू हो गया, और फिर अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं अपनी जिंदगी की पूरी जो इनिंग है वो मैं खेल चुका हूँ। तो हकीकत में तो ऐसे लिखी जाती होती है आप बीती। लेकिन आपको आपके पेपर के अंदर आपकी जाती आप बीती लिखने के लिए नहीं कहा जाता, ठीक है। और उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं कि भाई आपको आपकी जिंदगी के मुतालिक लिखने के लिए क्यों नहीं कहा जाता, ठीक है। तो वो आप खुद ही जरा अपने गिरेबान में झांके तो आपको पता चल जाएगा कि वो जो आप गेमें देख रहे होते हैं, आपने इंस्टाग्राम पे जिन लोगों को सी फर्स्ट पे रखा हुआ होता है, आप जिस तरह की रील्स देख रहे होते हैं, ठीक है, जिस तरह का कंटेंट आप यूट्यूब पे देखते हैं, ठीक है, और जिस तरीके से आप अपने छोटे बहन भाइयों को मार पीट रहे होते हैं, ठीक है, जिस तरीके से अम्मा अब्बा को आप जो है ना वो डॉज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब वो सारी बातें तो आप नहीं लिख सकेंगे ना, मुश्किल हो जाएगा ना आप बीती लिखना। तो इसलिए ये आप यूँ समझ लें कि बोर्ड वालों का आपके ऊपर एक एहसान होता है कि आपको वो आपकी रियल लाइफ के मुतालिक जो है वो आप बीती लिखने के लिए नहीं देते, बल्कि वो आपको एक फर्जी हाइपोथेटिकल आप बीती जो है वो आपको लिखने के लिए देते हैं। यानी कि वो आपको कह सकते हैं कि एक किताब की आप बीती लिखें, या एक फूल की आप बीती लिखें, या एक कुर्सी की आप बीती लिखें, या एक कलम की आप बीती लिखें, या एक पुरानी इमारत की आप बीती लिखें, पुराने कोट की आप बीती लिखें, एक करेंसी नोट की आप बीती लिखें, या एक मोटरसाइकिल की आप बीती लिखें, साइकिल की आप बीती लिखें। तो अब उसमें क्या करना होता है, ठीक है। तो होता यह है कि आपने सबसे पहले आपको जो भी टॉपिक आता है, ठीक है, यहां पर मैं आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पहले से ही बता देता हूँ। आप बीती के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको एक किताब की आप बीती लिखने के लिए आ सकती है, एक पुराने कोट की आप बीती आ सकती है, कुर्सी की आप बीती आ सकती है, किसी फूल या पौधे की आप बीती आ सकती है, दरख्त की आप बीती आ सकती है। फूल पौधा दरख्त एक ही कैटेगरी के टॉपिक्स बनते हैं। एक खंडर यानी कि एक पुरानी इमारत की आप बीती आ सकती है, एक करेंसी नोट की आप बीती आ सकती है, या किसी भी कार मोटरसाइकिल गाड़ी वगैरह की आपको आप बीती लिखने के लिए आ सकती है। अब आपने करना क्या होता है, आपने अपने आप को, जिस जो भी आपके आपके पास टॉपिक आता है, तो आपने अपने आप को उस चीज की जगह पर रखना है। आपने उसका पूरा जो एक लाइफ साइकिल होता है उसको आपने जहन में लेकर आना है। जैसे मिसाल के तौर पर एक करेंसी नोट है, तो आपने उसकी, बिल्कुल जिस तरह एक बच्चा पैदा होता है और उसको आप उसके डे जीरो से शुरू करते हैं, ठीक है। जो उसका डे जीरो होता है वहां से लेके एक बच्चा लाइक 70 ईयर्स तक, 80 ईयर्स तक उसकी लाइफ का साइकिल जो है इन जनरल क्या होता है। इसी तरीके से आपने देखना है कि एक करेंसी नोट है, या एक कार है, ठीक है, या एक कोट है, तो उसका पॉइंट जीरो क्या है, यानी कि वो कहाँ कब से वो उसकी जिंदगी शुरू होती है, और उसके आपने इब्तदा से लेके और उसके इंतहा तक, आगाज से लेके अंजाम तक आपने खुद को उसकी जगह पर रखना है।
और आपने यूं तस्वुर करना है कि गोया आप ही वो फूल हैं, या आप ही वो कुर्सी हैं, या आप ही वो मोटरसाइकिल हैं, या आप ही वो दरख्त हैं, या आप ही वो किताब हैं जो अपनी कहानी खुद लिख रहा है या खुद लिख रही है। तो आपने तमाम जो वाकयात हैं, और इसको आपने एक कहानी की सूरत में लिखना होता है। आप इसको सीगा मुतकल्लिम, यानी कि मैं, जिसको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बोलते हैं ना, उसको अंग्रेजी में उर्दू में सीगा मुतकल्लिम बोलते हैं। जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है उसको सीगा मुखातिब बोलते हैं, और जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है उसको सीगा गायब बोलते हैं। तो आपने सीगा मुतकल्लिम से इसको शुरू करना है, और आपने इसको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में ही, यानी मैं ये हुआ, मैंने ये किया, मेरे साथ ये हुआ, मैं यहाँ था, मैं वहां था। तो आपने अपने आप को उस फूल की जगह, उस कुर्सी की जगह, उस किताब की जगह, उस खंडर की जगह अपने आप को रखना है। और आपने अपनी अपनी इमेजिनेशन से, अपने तखयल से वो सारी की सारी कहानी जो है उसको आपने बताना है। और मतलब पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आपने खुद को सीगा मुतकल्लिम में आपने लिखना है। और खुद को आपने उस मज़कूरा चीज की जगह पर रखकर आपने सोचना है कि अगर मैं एक फूल होता तो मैं अपनी कहानी को किस तरीके से लिखता, या अगर मैं एक खंडर होता, एक पुरानी इमारत होता, तो मैं उसको किस तरीके से इमेजिन करता और किस तरीके से मैं उसकी पूरी कहानी जो है वो लिखता। और जो आप बीती होती है इसमें बहुत ज्यादा आप डिटेल में नहीं जाते, ये मुख्तसर लिखी जाती होती है, जामे अंदाज में, यानी कि इसमें कंप्लीटनेस भी उसके अंदर होनी चाहिए, आपने उसको बीच में अधूरा भी नहीं छोड़ना होता। वाजे और आसान अल्फाज में आपने लिखना होता है, और तरतीब का ख्याल रखना है। ठीक है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल एक करेंसी नोट है, तो यही हुआ होगा ना कि पहले करेंसी बनाने वाले जो कारखाना है, या करेंसी बनाने वाला वाला जो एक फैक्ट्री आप उसको कह लें, कारखाना कह लें, दफ्तर कह लें, तो वहां पर करेंसी के नोट बने होंगे। फिर वो उसके बाद उनको एक गाड़ी में डाल के उनको किसी बैंक में ले जाया गया होगा, जो कि नॉर्मली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होता है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ही सारी करेंसी जो है उसको रेगुलेट भी करता है, उसको इशू भी करता है। फिर वहां से वो किसी और बैंक में आया होगा, फिर बैंक से किसी बंदे ने जाके नोट निकलवाए होंगे। फिर वो उस बंदे ने जाके कोई चीज खरीदी होगी, उसने एक दुकान वाले को दिया होगा, उस दुकान वाले ने दूसरे दुकान वाले को दिया होगा, दूसरे ने तीसरे को दिया होगा। इस तरीके से वो नोट चलता 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 आप उसकी उसकी एंडिंग किसी भी तरीके से कर सकते हैं कि वो नोट जो था वो किसी आदमी की जेब में था, और वो कपड़े अम्मा ने धो दिए, नोट बेचारा धुल गया। वो उसकी भी आप कहानी लिख सकते हैं। वो नोट उसमें बता रहा है कि जी मुझे वॉशिंग मशीन में डाल दिया, मैं वहां पे चक्कर खाता रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ पर पहुंच गया हूँ, बिल आखिर जो है वो मेरा रंग सारा उधड़ गया, ठीक है, मेरे दो टुकड़े हो गए, और फिर उसके बाद मुझे उठा के एक रद्दी के टुकड़े में डाल दिया, रद्दी के डब्बे में डाल दिया गया। तो आप उसकी इस तरीके से एंडिंग कर सकते हैं। तो अगरचे मैं आपको कुछ आप बीतियां प्रोवाइड भी करूंगा, लेकिन मैं यही चाहूंगा कि आप अगर खुद से क्रिएटिव होकर अगर आप एक आप बीती लिखें तो वो ज्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि वो आप किसी चीज को रट रट लें या रट्टा लगा लें। तो उर्दू के ये जो सवालात होते हैं ना, आप बीती लिखना है, मुकालमा लिखना है, रुदात लिखनी है, कॉलम लिखना है, आर्टिकल लिखना है, तो उर्दू के अंदर तो आपको रट्टा लगाना ही नहीं चाहिए। आप पढ़ बेशक लें, लेकिन पेपर में आप अगर खुद से लिखते हैं तो उसको एग्जामिनर ज्यादा प्रेफर करते हैं, और उस पर आपको नेचुरली नंबर भी ज्यादा मिलते हैं। आप इसके अंदर अशार वगैरह भी डाल सकते हैं, अहादीस भी डाल सकते हैं, अकवाल वगैरह जो हैं वो भी आप इसके अंदर जो है वो शामिल कर सकते हैं। ठीक है। तो आप ताकि उसको थोड़ा सा स्पाइसी, और थोड़ा सा ना आपने इसको कहानी के रंग में लिखना होता है। ठीक है। अभी हमारी एफएलपीज हुई हैं मैट्रिक की, तो उसमें मैं बच्चों की आप बीती पढ़ रहा था, तो उसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं उन्होंने, आप जैसे मैंने बच्चों को दे दी दरख्त की आप बीती, तो उसमें एक बच्चे ने लिखा हुआ कि जी मैं एक आम का दरख्त हूँ, मेरे ऊपर आम लगते हैं, मेरे ऊपर परिंदे आकर बैठते हैं, मैं साया देता हूँ, ठीक है, मेरे सब्ज रंग के पत्ते हैं, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं एक बाग में लगा हुआ हूँ। तो ये आप बीती नहीं है, ये दरख्त की आप बीती आप नहीं लिख रहे, बल्कि आप सिर्फ एक दरख्त जो है उसको उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। आप सिर्फ एक दरख्त को बयान कर रहे हैं। ये एक बयानिया मजमून बन जाएगा, ये आप बीती नहीं बनेगी। आप बीती में यह है कि अगर एक दरख्त की आप बीती लिख रहे हैं तो आप पहले उसको एक बिल्कुल बीज से शुरू करेंगे, कि बीज बोया जाएगा, फिर वो पौधा बनेगा, फिर पौधे से वो होता 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 वो एक झाड़ बन जाएगा, झाड़ से फिर वो एक दरख्त बनेगा, फिर उसके ऊपर फल लगेंगे, फूल लगेंगे, लोग उन फलों फूलों को खाते रहेंगे। फिर एक वक्त आएगा कि वो दरख्त बूढ़ा हो जाएगा, फिर उस दरख्त को गिराया जाएगा, गिरा के उसको काट पीट दिया जाएगा, और उसके बाद फिर वो दरख्त जो है उसकी कोई चीजें बन जाएंगी, या वो दरख्त किसी जगह पर पड़ा होगा और अपनी जिंदगी के आखिरी जो अय्याम होंगे उनको वो गिन रहा होगा। तो इस तरीके से आपने कहानी की सूरत में लिखना होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको किसी साइकिल की या मोटरसाइकिल की आपको आप बीती लिखने के लिए आती है, तो आप उसमें ये ना बताना शुरू कर दें, ठीक है, कि जी मैं कार हूं, और मैं जनाब मेरा जी
प्रोस्मैटिक इंजन है मेरे अंदर, और मैं ऑटोमेटिक हूँ, और मैं बहुत कम फ्यूल खाती हूँ, और मेरी लाइटें कैट लाइट्स हैं। तो इस तरह से आपने कार की आबीती नहीं लिखनी। ठीक है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर अक्सर बच्चे जो हैं, वो आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो गलती भी करते होंगे। सर देन फॉर चेयर वी कैन स्टार्ट फ्रॉम अ ट्री, दैट इट इज अ वुडन चेयर। यस एग्जैक्टली। अगर आप एक कुर्सी की आबीती लिख रहे हैं तो आप उसको दरख्त से, एक दरख्त के कटने से आप उसको शुरू कर सकते हैं कि दरख्त कटा, उसमें से लकड़ी जो थी वो उसको एक आरे पर या एक कारखाने में एक टिम्बर हाउस में ले जाया गया। ठीक है, वहां पे फिर उसको काटा गया, काट के फिर उसके बाद उसको एक कारपेंटर के पास, बढ़ई के पास ले जाया गया, उसने वहां से कुर्सी बनाई, और वहां से कुर्सी जो है वो वजूद में आई। फिर वो कुर्सी की पूरी कहानी जो है वो आप उसको इस तरीके से लिखेंगे। सर एक मुल्क में करेंसी किस हिसाब से बनती है, कोई आइडिया? अच्छा, अब ये हालांकि इररेलेवेंट क्वेश्चन है, महद ने पूछा है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं। आपको पता है कि कोई भी मुल्क अपनी करेंसी खुद नहीं बना सकता। पाकिस्तान जो है वो, पाकिस्तान की करेंसी किसी और मुल्क में बनती है, और पाकिस्तान के अंदर किसी हो सकता है कि किसी और मुल्क की करेंसी बन रही हो। कोई भी मुल्क जो है वो अपनी करेंसी खुद नहीं बनाता। ठीक है, हो सकता है, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है पाकिस्तान की जो करेंसी है वो मलेशिया में बनती हो, मलेशिया की जो करेंसी है वो हो सकता है स्पेन में बनती हो, स्पेन की करेंसी जो है वो ब्राजील में बनती हो, ब्राजील की जो करेंसी है वो नाइजीरिया में बनती हो। कोई भी मुल्क जो है वो अपनी करेंसी को खुद नहीं छाप सकता। ठीक है। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इस पे आप सोचें कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि कोई भी मुल्क जो है वो अपनी करेंसी खुद क्यों नहीं छाप सकता। ठीक है। तो इस पे जरा सोचिएगा, ऐसा क्यों होता है। अच्छा, बहरहाल, तो अब यहाँ पे मैंने जितने एक मेरे जहन में आए, ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ अशार भी आप लोगों की सहूलत के लिए लिख दिए हैं, जो कि आप बीती के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सर स्कूल में बताया गया है कि पहले मौजूदा हाल बताओ और बाद में माजी का हाल। एग्जैक्टली ऐसा ही कि मतलब आप उसको मौजूदा हाल से भी आप उसको शुरू कर सकते हैं, कि मैं मतलब आप इसको ड्रामेटिक तरीके से भी आप शुरू कर सकते हैं कि मैं एक बूढ़ा दरख्त हूँ। ठीक है। या मैं मतलब कुर्सी है, तो आप कहें कि मैं इस वक्त एक स्टोर के अंदर या एक कबाड़ खाने के अंदर अपनी जिंदगी की आखिरी सांस गिन रही हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं थी। आए मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। इस तरीके से भी आप जो है वो आप बीती को शुरू कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट उसको, जिस तरह कहानी होती है ना, तो कहानी को आप, जैसे आप फिल्म देखते हैं तो बाज दफा ये होता है कि एंड से आपको एंड वाला सीन सबसे पहले दिखाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अगर किसी क्रिमिनल की स्टोरी फिल्म के अंदर दिखाई जा रही है, तो फिल्म स्टार्ट ही यहाँ से होगी कि एक बंदा है, उसको पुलिस वाले पकड़ के जेल में ले जा रहे हैं। फिर फ्लैशबैक में वो पूरी कहानी आपको फिर पट्टी आती है कि 5 डेज लेट, 5 डेज बिफोर, या 5 डेज फ्यू डेज बैक, या 2 years बिफोर, और फिर उसके बाद पूरी कहानी आपको सुनाई जाती है। तो बेटा, जिस तरीके से एक कहानी लिखी जाती है, जिस तरीके से एक फिल्म होती है, तो आपने एक फिल्मी अंदाज में आपने इसको लिखना है, लेकिन वो वाला फिल्मी अंदाज ना हो कि उसमें आप जो है ना वो गायतोंडे के आप डायलॉग इसमें डालना शुरू कर दें। उतना फिल्मी अंदाज भी आपने इसमें नहीं बनाना। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपने इसको ड्रामेटाइज करना है, एक ड्रामा के अंदाज में, एक कहानी के अंदाज में जो है वो आपने इसको लिखना होता है। तो यहाँ पर मैंने आपकी सहूलत के लिए कुछ अशार डाल दिए हैं, जो कि आप मतलब अपनी आप बीती के अंदर मुनासबत से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप बीती में भी आप इब्तदा भी बताते हैं उस चीज़ की, जवानी का वक्त भी बताते हैं, फिर उसके बाद आप उसका बुढ़ापा और उसकी आखिरी जो हालत होती है वो भी आप बताते हैं। तो जैसे याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, तो ये शेर आप अक्सर आप बीती के अंदर इस्तेमाल होता है। जवां हूं अभी देखने दो मुझे, ये दुनिया ये रौनक ये महफिल नहीं। तो ये जब आप बता रहे हो उस चीज की जवानी, उस चीज का जो पीक पीरियड है वो बता रहे हो, तो वहां पे आप ये वाला शेर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जवानी है कोई खेल नहीं, पल में हंसती है पल में रुला देती है। तो जब उस चीज की कुर्सी है, किताब है, करेंसी नोट है, जब उसका इंटरवल आ रहा हो, जब उसकी जिंदगी का क्लाइमैक्स चल रहा हो, तो वहां पे आप ये वाला शेर डाल सकते हैं। जवानी ख्वाब थी और ख्वाब क्या था, नजर आई हकीकत जब जवानी ढल गई। तो जब वो मतलब उसके साथ जब बुरा सुलूक हो रहा है उस चीज के साथ, तो वहां पे आप ये वाला शेर डाल सकते हैं। कटी है उम्र बहरहाल कुछ इस तरह से, कभी खुशी न मिली और ना गम ज्यादा हुआ। तो मतलब जब वो आखिरी आखिरी उसका जो टाइम आया, तो उस पर आप ये वाला शेर डाल सकते हैं। इसी तरीके से जब वो मुश्किलात में से गुजर रही हो वो चीज, तो वहां पे आप ये शेर डाल सकते हैं कि ये जिंदगी है जनाब इम्तिहान लेती है, कभी सब्र का कभी हिम्मत का कभी खुशियों का। और इसी तरीके से कभी जो धूप कभी छांव देती है, ये जिंदगी है हर हाल में जीने का हुनर सिखाती है। तो ये इस तरीके के कुछ अशार हैं जो कि आप
आप बीती के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आई एम श्योर कि आपके पास कुछ और भी अशार होंगे, ठीक है, जो जब मैं आपसे आप बीती लिखवाऊंगा तो उसमें आप जब लिखेंगे मजे मजे के शेर, तो वो भी फिर डेफिनेटली आपकी क्लास के अंदर जो है वो आपकी जो इनपुट्स होंगी तो वो भी क्लास के अंदर जो है वो एंड पर शेयर की जाएंगी। तो ये होता है आप बीती लिखने का एक तरीका, ठीक है। और 1.5 पेज की अगर आप बीती है, 1.5 सफ़े की आप बीती है, और एक कॉम्पैक्ट तरीके से आपने अगर उसको लिखा हो तो इट इज कंसिडर्ड गुड, ठीक है। और ये भी 5 नंबर की होती है, ठीक है। जिन जिन क्लासेस में होती है, ये हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था कि नाइन्थ में क्या इंक्लूडेड है, 10th में क्या इंक्लूडेड है, फर्स्ट ईयर में क्या इंक्लूडेड है, और सेकेंड ईयर में क्या टॉपिक्स जो है वो इंक्लूडेड है। उसके बाद कहानी। तो कहानी जो है, कहानी भी यहाँ पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको चूंकि एक इखलाकी सबक के ऊपर कहानी लिखने के लिए आती है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा फिल्में भी देखते रहते हैं, आप जो है वो नॉवेल्स वगैरह भी पढ़ते रहते हैं, और आप में से बहुत सारे बच्चे, वो कल एक बच्चा नरूटो का जिक्र कर रहा था, तो आप वो मांगा शांगा भी पढ़ते हैं, आप जो है ना वो कॉमिक्स भी पढ़ते हैं, एनिमे भी आप देखते हैं। तो आप लोग तो माशाल्लाह से आप दुनिया की शायद ही कोई फिल्म हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो आपने छोड़ी भी हो, तो आप अगर खुद से कहानी लिखें तो वो बहुत ही अच्छा है। और बच्चे लिखते हैं कहानियां, इवन 9th के बच्चे होते हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं, तो वो बड़ी मजे मजे की कहानियां लिख रहे होते हैं। जब मैं उनको इवन रेगुलर क्लासेस के अंदर जब मैं उनको टॉपिक देता था, तो वो बच्चे बड़ी मजे मजे की कहानियां लिखते थे, इवन मुझसे भी बहुत बहुत ज्यादा अच्छी। कि अगर मैं लिखने बैठूं तो शायद मैं उतनी अच्छी कहानी ना लिख सकूं जितनी अच्छी कहानी आप लिख सकते हैं। तो इसलिए आई स्ट्रांगली इंकरेज यू कि आप अगर खुद से कहानी लिख सकते हैं और एक अच्छी कहानी लिख सकते हैं, ठीक है, वो मतलब R-रेटेड कहानी ना हो, ये ना हो कि फिर आप वो कहानी ऐसे लिखें कि मतलब उसमें एक नई कहानी उसमें से शुरू हो जाए। तो ऐसा आपने नहीं करना, लेकिन एक इखलाकी कहानी, एक अच्छा जिसमें से रेलेवेंट जो टॉपिक आपको दिया गया है उस टॉपिक में से ही अगर उसमें से कोई कहानी निकलती हो, ठीक है, तो आप जो है वो उसके ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि वो एक बच्चे ने वो एक इंडियन फिल्म है लंच बॉक्स, तो उसने कहानी पता नहीं कौन सा टॉपिक था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उसने वो उसमें पूरी वो लंच बॉक्स की कहानी लिखी थी। तो मैंने उसको जब उसकी पढ़ी तो मैंने कहा बेटा ये तो लंच बॉक्स की कहानी है। तो वो आगे से बजाय इसके कि वो कहे कि सॉरी सर, मुझे कहते अच्छा सर आप भी फिल्में देखते हैं। मैंने कहा बेटा मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, ठीक है, तुम खुद को देखो ना, तो जिस तरह के तुम हो तो फिर तुम्हारा उस्ताद भी तो बेटा वैसा ही होगा ना, ठीक है। तो इसलिए आपने अगर खुद से कहानियां बना रहे हैं तो उस सूरत में फिर आपने जरा इस चीज का भी ख्याल रखना है कि आप जो कहानी लिख रहे हो वो कहानी फिर रेलेवेंट होनी चाहिए। कहानी आपकी जो है उसका आगाज ऐसा हो कि पढ़ने वाले को जकड़ ले, एक अच्छा उसका आगाज होना चाहिए। और इसी तरीके से कहानी के अंदर वाकयात का तसलसल जो है वो बरकरार रखा जाए। कहानी का आखिरी हिस्सा जो है वो नसीहत आमूज होना चाहिए, उसमें से कोई ना कोई सबक मिल रहा हो। और सीगा माजी के अंदर लिखा जाता है कि एक जमाने का जिक्र है या एक वक्त था, ठीक है। और आप इसको प्रेजेंट टेंस के अंदर, ठीक है, यानी कि जो सीगा हाल है या सीगा मुजारे है, सीगा मुस्तकबिल है, उसके अंदर इसको नहीं लिखते हमेशा। क्योंकि कहानी एक इवेंट ऑफ पास्ट होता है, तो उसको हमेशा जमाने माजी के अंदर ही कहानी जो होती है उसको लिखा जाता है। और कहानी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम भी होना चाहिए जिसको आप सॉल्व करेंगे और उसमें से आप नतीजा निकालेंगे। ऐसे लेम किस्म की कहानी ना हो जिसके अंदर कोई प्लॉट ही ना हो, आप इधर उधर की बातें कर रहे हो, ठीक है। एक दफा का जिक्र है कि मैं साइकिल चला रहा था, मैं साइकिल चलाता गया चलाता गया चलाता गया, अचानक मेरे साइकिल की चेन टूट गई और मैं वापस घर आ गया। मतलब ये तो कोई कहानी ना हुई ना, इसमें से क्या नतीजा निकलता है, ठीक है। तो इसमें से इसका तो कोई सबक नहीं निकलता। और कहानी के अंदर पोइट्री ऐड नहीं करते, कहानी के अंदर कोई आयत वगैरह या इस तरह की कोई चीज आप उसमें ऐड नहीं करते। कहानी के अंदर डायलॉग्स बहुत कम होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं, ठीक है, लेकिन उसके अंदर डायलॉग्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदर की और लकड़हारे की कहानी है, तो उसमें वो जाहिर बात है कुछ उसमें डायलॉग्स वगैरह भी आ सकते हैं। लेकिन आमतौर पर आप जब कहानी लिख रहे हो तो कहानी के जो किरदार हैं वो कम से कम रखें, 2-3 किरदार हों, ठीक है। यस, 2-3 किरदार हों, बहुत ज्यादा किरदार ना हों, ठीक है। ये ना हो कि आप पूरी किसी सीजन की कहानी लिखने बैठते हैं, आपके किरदार ही ना खत्म हो रहे हो, आपकी कहानी ना खत्म हो रही हो। फिल्म की कहानी नहीं लिखनी, उसमें किसी सीजन की कहानी नहीं लिखनी, ठीक है। और आपने उसको अगर क्रिएटिवली अगर आप उसको लिखें तो वो ज्यादा बेहतर है। एक ही किरदार भी हो सकता है जी, बिल्कुल, किसी एक किरदार की कहानी भी हो सकती है, एक से ज्यादा किरदार भी हो सकते हैं, जैसे वो लोमड़ी की कहानी है, कुत्ते की कहानी है। लेकिन उसमें भी एक दो किरदार तो आते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल लोमड़ी वाली कहानी है, ठीक है, वो जो अंगूर खट्टे हैं, तो उसके अंदर भी अंगूर भी तो एक किरदार है ना, अंगूर भी तो कहानी के कैरेक्टर्स हैं। इसी तरीके से प्यासा कौवा है तो उसमें कौवा भी एक कैरेक्टर है, उसमें वो जो कौवा जब इधर उधर उड़ता है और उसको कुछ नहीं मिलता तो वो एक स्ट्रॉ ढूंढ के लाता है,
या पत्थर ढूंढ के लाता है। अभी पत्थर बेचारा कौवा कहाँ ढूंढेगा, अभी तो वो स्ट्रॉ ढूंढ के लाएगा ना। ठीक है, और उसको घड़ा किधर नजर आएगा, उसको कहीं पे कोई पुरानी कोई बची हुई कोक की बोतल नजर आएगी। एक दफा का जिक्र है कि एक कौवा प्यासा था, वो पानी वो स्ट्रिंग की तलाश में इधर उधर फिरा, उसको कहीं पर स्ट्रिंग नहीं मिली। फिर वो एक ढाबे पे गया, वहां पे उसने देखा महत स्टिंग पी रहा था। फौरन महत को अब्बा की फोन आई, तो महत स्टिंग की बोतल वहां पर छोड़ के चला गया। लेकिन कौवे ने जब उसमें अपनी चूंच डाली तो बोतल बहुत नीचे थी। फिर कौवा इधर उधर उड़ा, फिर कौवे के जहन में एक ख्याल आया, उसने वहां से एक स्ट्रॉ उठाया। फिर वो स्ट्रॉ को लेके गया, उसने उस बोतल में उसको डाला, और उसने सुड़ुक करके सारा स्टिंग का जो बची हुई स्टिंग थी वो उसने सारी पी ली। ठीक है, तो ये मॉडर्न कहानी तो अब इस तरह से होनी चाहिए ना, लेकिन अभी भी हमें वही पढ़ाया जाता है कि यार वो एक कौवा प्यासा था, उसको घड़ा नजर आया। तो अभी बेचारे को घड़ा किधर मिलेगा। तो बहरहाल आपकी कहानी जो है उसके अंदर कोई ना कोई मसला भी होना चाहिए, कोई ना कोई प्रॉब्लम भी होना चाहिए जिसको आप क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो। और कहानी जो है उसकी अगर हम लोग लेंथ की बात करें तो कहानी कम से कम एक सफ़े पर मुश्तमिल होनी चाहिए, एक सफ़ा मिनिमम होना चाहिए। ठीक है। हाँ, क्रोस स्टिंग पी के गॉडजिला बन गया, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर गॉडजिला बन गया और फिर उसके बाद ऊपर से जब एग्जामिनर आया ना, कॉन्ग, तो कॉन्ग ने आके फिर गॉडजिला जो है ना उसकी सही पिटाई की। ठीक है। अच्छा, तो जो इम्पोर्टेंट कहानियां हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसमें इत्फाक में बरकत है, ना इत्तेफाकी का अंजाम, जैसा करोगे वैसा भरोगे, गुरूर का सर नीचा, लालच बुरी बला है, झूठ का अंजाम, सच की बरकत। तो झूठ का अंजाम और सच की बरकत, आप इसका एक मिक्सचर भी बना सकते हैं कहानी का। खुशामद बुरी बला है, जिसका काम उसी को साझे, और ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको बेटा आपने क्या करना है, तैयार करना है। सर कहानी के एंड पे डिफरेंट पैराग्राफ के अंदर हम मॉरल लिखें या नहीं। मॉरल लिखें तो अच्छी बात है, मॉरल क्योंकि आपको कहानी जो दी जाती है ना वो मॉरल बेस्ड होती है। तो कहानी का आप जो नतीजा है या उसका जो भी उसमें से इखलाकी सबक बनता है, तो उसको आप जब कहानी आपकी खत्म हो तो कहानी खत्म होने के बाद आप उसका इखलाकी सबक या नतीजा लिखें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो जिस तरह समरी में उनकी ट्रेनिंग हुई होती है ना कि समरी में आपने टाइटल जो होता है वो पहले लिखना होता है, तो वो क्या करते हैं कहानी के शुरू में उसका नतीजा लिख देते हैं। तो मैंने इस तरह की कहानियां भी चेक की हैं कि जिसमें बच्चों ने नतीजा सबसे ऊपर लिखा होगा। भाई कहानी शुरू होने से पहले ही आपने उसका नतीजा जो है वो ऊपर टाइटल में लिख दिया। तो जब मैंने बच्चे से पूछा कि बेटा आपने नतीजा सबसे पहले क्यों लिखा है, वो सर मैंने कहा ऊपर ऊपर लिख दूंगा ना तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि इस कहानी का क्या नतीजा है। ठीक है, तो इस तरह आपने नहीं करना। सर ऐसा सवाल आ सकता है कि एग्जामिनर कहे कि कोई भी अपनी पसंद के टॉपिक पर कहानी लिखो। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि एग्जामिनर आपको कहेगा कि अपनी पसंद के टॉपिक पर लिखो। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि आप बड़े खतरनाक बच्चे हैं, आपको अगर उसने अपनी पसंद की लिखने के लिए बता दिया तो फिर आप लोग तो फिल्मों की कहानियां लिखोगे। ठीक है, तो इसलिए जो है ना वो आपको टॉपिक दिया गया होगा और आपने उसी टॉपिक के ऊपर ही कहानी लिखनी होती है। ठीक है। हाँ, ऐसे नहीं होगा कि वो आपको कहेगा कि अपनी मर्जी के टॉपिक के ऊपर लिख दे। अच्छा, मरियम पूछ रही है कि सर कहानी में कितने पैराग्राफ्स होने चाहिए। कहानी बेशक आप एक ही पैराग्राफ में लिख दें, बेशक आप अलग अलग पैराग्राफ बना के लिखें, लेकिन कहानी के अंदर बेटा पैराग्राफ वाला चक्कर नहीं होता। कहानी आपकी मुकम्मल होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप एक पेज लिखें लेकिन कहानी आधी हो, अभी कहानी मुकम्मल ही ना हुई हो, तो फिर आपके उस पे एक पेज का भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप एक पेज के ऊपर अब कहानी को मुकम्मल कर देते हैं और वो कहानी कंप्लीट होती है तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो कहानी आम तौर पर जो है वो 1.5 पेज की इनफ कंसिडर की जाती है। एक सफ़े की, एक सफ़े से 4 लाइनें ज़्यादा हों, 5 लाइनें ज़्यादा हों तो आपकी एक अच्छी कहानी जो है वो बन जाती है। और कहानी को ना आपने बिला वजह में लंबा भी नहीं करना। ठीक है, बिला वजह भी आपने कहानी को लंबा भी नहीं करना। सर कहानी और खत में चॉइस होती है तो क्या अटेम्प्ट करना बेहतर होता है। अगर आपको कहानी और खत में अगर चॉइस हो, लेट सपोज, तो वहां पे मैं एज अ स्टूडेंट, अब ये जब आप मुझसे कोई भी बच्चा इस तरह का सवाल पूछता है ना कि सर लेटर और एप्लीकेशन में से क्या करें, या कहानी और दरखास्त में से क्या करें, या फुलां और फुलां में से क्या करें, तो इसका जो आंसर होता है ना, इस तरह के आपके किसी भी सवाल का जब मैं आंसर देता हूं तो आप उसको ना मेरी सिर्फ एक ओपिनियन के तौर पर लिया करें। ठीक है, आप उसको एक एडवाइस के तौर पर या एक ओपिनियन के तौर पर लिया करें, ये मेरा कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको मैं सबसे पहले बेटा आपको क्लियर कर दूं। अच्छा, अब मैं अगर एज अ स्टूडेंट देखूं, मुझे अगर दो ऑप्शन दिए जाएं कि खत लिखें या कहानी लिखें, तो मैं खत लिखूंगा। क्योंकि खत में एक तो आपको पता है कि कमरा इम्तिहान, फिर उसके बाद तारीख, फिर उसके बाद तस्लीमात, और उसके बाद
खत जो है वो निस्बतन कहानी से छोटा होता है। तो मैं तो देखूंगा कि मेरा टाइम बचे। ठीक है, क्योंकि मैंने तो जो लिटरेचर के पेपर्स होते हैं, इंग्लिश का पेपर हो, उर्दू का पेपर हो, तो साफ साफ सी बात है भाई, मैं तो वो सवाल करूंगा जिसमें मेरा टाइम बचे, क्योंकि उसी टाइम को फिर मैं मजमून में लगा लूंगा, उसी टाइम में मैं अपने पेपर को दोबारा पढ़ लूंगा। ठीक है, बजाय इसके कि मैं एक लंबा सवाल करूं, तो आई विल गो फॉर द स्मार्ट स्मार्ट ऑप्शन। मैं वो सवाल करूंगा जिसमें मेरा टाइम बचता हो। बाकी आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, अब आप ये ना समझिएगा कि सर ने कहा था कि भाई ने बोला करने का तो बस करने का। आप ये ना हो कि आप कहें कि सर ने कहा था कि खत करना है तो मैं बस खत ही लिखूंगा। वहां पर आपने देखना है कि आप क्या अच्छे से कर सकते हैं। हो सकता है कि वहां पर आपको जो कहानी का टॉपिक दिया गया हो, आप उस पर ज्यादा अच्छे से कहानी लिख सकें, और खत का जो 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 टॉपिक हो वो आपको वहां पर हो सकता है मुश्किल लग रहा हो। लेकिन अगर आपको दोनों टॉपिक एक जैसे ही आते हैं, तो फिर उस सूरत में मैं अपनी जाती राय में आई विल गो फॉर खत। ठीक है, तो ये आपके सवाल का जवाब हो गया। उसके बाद हम चलते हैं रिपोर्ट की तरफ। अब रिपोर्ट को लेकर ना बच्चों ने खाम में इसको रिपोर्ट भी बोलते हैं, और इसी को रिपोर्टाज भी कहा जाता है। जो रिपोर्टाज होती है ना, रिपोर्टाज या रिपोर्ट, ये एक ही चीज है। अब इसको लेकर ना बच्चे जी वो गरीब किस्म की परेशानी का शिकार होते हैं, सर रिपोर्ट कैसे लिखनी है, रिपोर्ट का पैटर्न क्या होता है, रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है। तो रिपोर्ट जो होती है वो डायरेक्ट स्टार्ट होती है, जनाब मुदीर आला, रोजनामा अलिफ बेजिम। ये इसकी रिपोर्ट की पहली लाइन होती है। जब आपने रिपोर्ट लिखनी है, तो रिपोर्ट की जो पहली लाइन है वो ये लाइन होती है, जनाब मुदीर आला, रोजनामा अलिफ बेजिम, और उसके बाद अस्सलाम वालेकुम। और तीसरी लाइन में आप लिखते हैं मोहतरम मुदीर आला साहब, और उसी लाइन के अंदर ही आप अपनी जो बात होती है उसको आप लिखना शुरू कर देते हैं। और रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जिस तरह आप रुदात लिखते हैं ना, रुदात रुदात लंबी होती है और वो कहानी की शक्ल में लिखी जाती है। रिपोर्ट में आप बताते हैं, आपको जो भी टॉपिक दिया जाता है, तो आप उसको एक छोटे से मुख्तसर मजमून की सूरत में लिखते हैं, मुख्तसर मजमून की सूरत में। लेकिन उसमें जो आपका अंदाज होता है ना, वो एक स्कॉलरली अंदाज होता है, एक तहकीकी अंदाज में आप अपनी रिपोर्ट को लिखते हैं। ठीक है, तहकीकी अंदाज में आप रिपोर्ट को लिखते हैं। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए, पहले मैं आपको पैटर्न समझा लूँ, फिर उसके बाद मैं जो रिपोर्ट की हिदायत है वो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट को सिंपल सिंपल पैराग्राफ्स की सूरत में आप रिपोर्ट्स को लिखते जाते हैं, और उसके बाद आखिर में आप रिपोर्टर अलिफ बेजिम। ठीक है, यानी कि जो आपका पेज है उसके बाएं जानिब, इंतहाई बाएं जानिब, आप नीचे क्या लिख देते हैं? रिपोर्ट अलिफ बे जीम, और आपकी जो रिपोर्ट होती है वो क्या हो जाती है? वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। वासे का सवाल है कि सर कहानी जब हम लिख रहे हों तो उसको एंड करते वक्त उसको कंप्लीट करें, या उसमें एंड में सस्पेंस रखें? नहीं, एंड पे तो आपने बेटा उसको कंप्लीट करना होता है ना। किसी न किसी पॉइंट पर आकर तो आपने कहानी को मुकम्मल करना है ना। बेशक आप उसको आखिरी लाइन में आके मुकम्मल करें, दो लाइनें ऊपर करें, लेकिन कहानी को आपने हर सूरत में मुकम्मल करना होता है। बेशक आप उसको उसका सस्पेंस जारी रखें, और बेशक आखिरी लाइन के अंदर ही जाके उसका सस्पेंस आप खत्म करें, लेकिन उसके अंदर बहरहाल सस्पेंस भी मौजूद होना चाहिए, और कहानी जो है उसको अपने मंतकी अंजाम तक, उसको अपने कंक्लूजन तक भी जरूर पहुंचना चाहिए। अच्छा, अब आपका जो निसाब है, ठीक है, उसमें जो रिपोर्ट है ना, वो दो तरह की रिपोर्ट शामिल है। आपको वाकयाती रिपोर्ट भी आ सकती है और तज्जियाती रिपोर्ट भी आ सकती है। वाकयाती रिपोर्ट में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी जगह पे कोई हादसा हो गया, आपको कहा कि जिसके इसके ऊपर रिपोर्ट लिखें। किसी जगह पर कोई चोरी हो गई, ठीक है, तो जैसे पुलिस वाले होते हैं, उनको वो जो एफआईआर होती है ना, एफआईआर, एफआईआर को क्या कहते हैं? फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट उसको कहा जाता है। तो जो एफआईआर होती है ना, वो भी एक रिपोर्ट होती है, उसको फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहा जाता है। जी क्या हुआ जी? एफआईआर लिखें जी। तो एफआईआर में वो सारा बताया जाता है कि जी फलां बंदा फलां जगह पे था, और इतने लोग आए, उन्होंने आके जनाब उसका मोबाइल छीना, या उसको मारा पीटा, या उसको डराया धमकाया, और फिर वो पूरी उसमें डिटेल बताई जाती है। तो ये इस तरह की जो रिपोर्ट होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं वाकयाती रिपोर्ट। जैसे इंग्लिश में हम पहले किसी प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस देते हैं, फिर उसके बारे में बताते हैं, देन उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो बताते हैं, तो जी बिल्कुल महानूर, एग्जैक्टली बेटा, उर्दू में भी ऐसे ही रिपोर्ट लिखी जाती है। ठीक है, तो उर्दू में रिपोर्ट लिखने का कोई अनोखा तरीका नहीं है। मतलब दोनों जुबानों में जो फॉर्मेट है उसका थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन अंदर जो मवाद आता है, जो कंटेंट अंदर आता है, तो उसकी जो डायनामिक्स हैं, उसके जो आप कह सकते हैं कि उसका जो तरीकेकार है, या उसका जो उसकी जो नेचर है, वो बेटा सेम ही होती है। अच्छा, अब अगर आपको एक वाकयाती रिपोर्ट आती है, तो उसको आपने लिखना है सीगा माजी में।
ठीक है, कि ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। और उसमें आपने दर हकीकत ये जो चार पांच चीजें हैं ना, इनको आपने उसमें हाईलाइट करना होता है। क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और कहाँ हुआ। हुआ क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक हादसे के ऊपर रिपोर्ट लिखी जाती है, तो क्या हुआ, हादसा हुआ। कब हुआ, जी फलां वकत हुआ। क्यों हुआ, वो जी दो गाड़ियां आपस में टकरा गई। कैसे हुआ, ठीक है, कि वो जी एक गाड़ी दाएं जानिब से आ रही थी, दूसरी बाएं जानिब से आ रही थी, या एक गाड़ी जो है मतलब फ्लाईओवर से आ रही थी, और एक गाड़ी जो है वो अंडरपास से आ रही थी। ठीक है, और कहाँ हुआ, वो जी शहर के मरकज में हुआ या फलां चौक में हुआ। तो देखें, आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर जब आपको वाकयाती रिपोर्ट लिखने के लिए आए, तो आपने ये जो इनको ना, इंग्लिश में हम इनको 5 Ws बोलते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर जो 5 Ws हैं, ठीक है, यानी कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, वेयर इट हैपेंड, व्हेन इट हैपेंड, व्हाई इट हैपेंड एंड हाउ इट हैपेंड। तो ये जो 5 Ws है ना, दर हकीकत आपकी जो वाकयाती रिपोर्ट होती है वो इन पांच चीजों के गिर्द घूमती है। और अगर आपको तज्जियाती रिपोर्ट आती है, तज्जिए का मतलब होता है एनालिसिस, एनालिटिकल रिपोर्ट, तो उसमें क्या होता है, उसमें आप उस चीज का तज्जिया करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर नौजवानों में मुनशियात के बढ़ते हुए रुझान, कि नौजवानों में नशा जो है वो क्यों बढ़ता जा रहा है, इसके ऊपर अगर आपको एक रिपोर्ट आती है, तो जाहिर बात है ये कोई वाकया तो नहीं है ना। महंगाई और गुर्बत है तो ये कोई वाकया तो नहीं है। शोर और आलूदगी के मसाइल हैं, तो इन ये कोई वाकया तो नहीं है। तो इसके ऊपर आप क्या करेंगे, इसके ऊपर आप अपना तज्जिया, यानी अपना आप इसके ऊपर एनालिसिस बयान करेंगे। ठीक है, कि मतलब हमारे शहर के अंदर या हमारे मुल्क के अंदर नौजवानों के अंदर जो है वो नशे की आदत बहुत बढ़ती जा रही है। आगे फिर आप इसका तजिया करेंगे, तजिए में आप क्या करते हैं, तजिए में आप इसकी वजूहात बयान करते हैं। और तजियाती रिपोर्ट जो होती है उसमें वक्त ज़रूरत आप तमाम सीखे इस्तेमाल करते हैं। हकीकत निगारी का आप ख्याल रखते हैं। आयात वगैरह, आयात अशार अहादीस वगैरह ये लिखना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, और आप सिंपल सिंपल आप उसका एक एनालिटिकल अंदाज में, यानी उसका उस प्रॉब्लम का आप क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट के अंदर एक एनालिसिस जो है वो आप डिटेल के साथ लिखते हैं। और रिपोर्ट के हवाले से जो अहम सवालात हैं, आपको ट्रैफिक हादसे की रिपोर्ट आ सकती है, फैशन के बढ़ते हुए रुझानात के ऊपर रिपोर्ट आ सकती है, पाकिस्तान के तफरीही मकामात की सैर की आपको रिपोर्ट आ सकती है, किसी चोरी की वारदात की आ सकती है, ट्रैफिक के मसाइल के ऊपर, नौजवानों के बढ़ते हुए मसाइल, शॉपिंग बैग के इस्तेमाल के नुकसानात के ऊपर, महंगाई और गुर्बत के ऊपर, नौजवानों में मनशियात के बढ़ते हुए रुझान के ऊपर, शोर और आलूदगी के मसाइल के ऊपर, और जो रुदाद वाले टॉपिक्स हैं उनके ऊपर भी आपको एक मुख्तसर जो है वो रिपोर्ट लिखने के लिए आपको कहा जा सकता है। ठीक है, उसके ऊपर भी आपको रिपोर्ट जो है वो लिखने के लिए आ सकते हैं। सर क्या रिपोर्ट में सोल्यूशन भी बताते हैं, जी बिल्कुल, रिपोर्ट में आप जो सोल्यूशंस होते हैं वो भी आप मुमकिना हल, ठीक है, या मसाइल का मुमकिना मुमकिना हल, तो इस तरीके से आप जो है वो जो उसका जो हल है या उसका जो सोल्यूशंस हो सकते हैं उस प्रॉब्लम के, वो भी आप बता सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। लेकिन अगर कोई वाकया है तो जारी बात है फिर उसका तो कोई हल नहीं होगा ना। अच्छा, रिपोर्ट को हम पैराग्राफ में लिख सकते हैं, जी बिल्कुल, रिपोर्ट को आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं, रिपोर्ट पैराग्राफ के अंदर ही लिखी जाती है। अंजल का सवाल है कि अगर चोरी के बारे में लिखनी हो और अगर पूछा जाए कि क्यों चोरी हुई, तो मैंने लिखूं कि चोर गरीब था और उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने चोरी की थी। हाँ, अगर चोरी की रिपोर्ट आएगी ना, मोबाइल चोरी की, तो फिर आप ये नहीं लिखोगे कि चोर गरीब था और उसके पास पैसे नहीं थे। आप फिर इसमें लिखोगे कि वो मैं मोबाइल जो था ना वो मैं हाथ में पकड़ के टुक 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 करता हुआ मैं जा रहा था, चोर ने सोचा यार ये सही मुर्गा फंसा है मेरे हाथ में ना, तो उसने ऐसे करके मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। फिर आप ये लिखोगे कि मैं ना अपने वो दोस्त से बात कर रहा था और मैं इतना उसमें गुम हुआ था कि मुझे पता ही नहीं चला। मैंने तो जब देखा कि मैं तो दोस्त से बात कर रहा था और अचानक से मुझे अपने हाथ नजर आए मोबाइल की जगह पर, हो मैंने ऊपर देखा तो मेरा मोबाइल तो मेरे हाथ में था ही नहीं। ठीक है। हाँ, नहीं, रिपोर्ट जो होता है वो उन्वान से शुरू नहीं होता। रिपोर्ट जो होता है ना वो देखो, हेडिंग तो आप हर सवाल की देते हैं, ऊपर आपने हेडिंग दे दी ना, उसके बाद आप जो है रिपोर्ट के अंदर उन्वान लिखना जरूरी नहीं होता। रिपोर्ट के अंदर जो है वो उन्वान लिखना जरूरी नहीं होता। जनाब मुदीर आला रोजना वालिद बेजीम अस्सलाम वालेकुम, मोहतरम मुदीर आला साहब, और उसके बाद आप जो है वो उस टॉपिक के ऊपर आप अपनी रिपोर्ट जो है वो लिखना शुरू कर देंगे। मैं आपको कुछ सैंपल्स भी प्रोवाइड करूंगा। रिपोर्ट के अंदर आप हेडिंग देना चाहें तो दे सकते हैं।
हिजाब। बेटा रिपोर्ट के अंदर हेडिंग अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं, और अगर आप बगैर हेडिंग के लिखना चाहें तो बगैर हेडिंग के भी लिख सकते हैं। ये टोटली ऑप्शनल होता है कि आप रिपोर्ट के अंदर हेडिंग देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। ये टोटली ऑप्शनल होता है और ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, मैं आपको कपल ऑफ सैंपल्स जो हैं वो रिपोर्ट के भेज दूंगा। आप उनको देख लीजिएगा और वहां से फिर आपको फर्दर आइडिया हो जाएगा कि आपने रिपोर्ट को किस तरीके से लिखना होता है। अच्छा, फिर उसके बाद आर्टिकल और कॉलम। आर्टिकल और कॉलम जो है ये एक ही चीज है। आर्टिकल कॉलम एक ही चीज होती है और इसको लिखने का एक ही तरीका है। ये सिर्फ सिर्फ जो है ये क्या पहले वाली रिपोर्ट में सॉल्यूशंस बताते हैं, वाकयाती रिपोर्ट में सॉल्यूशन नहीं बताते। जो तज्जियाती रिपोर्ट होती है उसके अंदर आप सॉल्यूशन बताते हैं। तज्जियाती रिपोर्ट के अंदर जो है वो आप जो सॉल्यूशन होते हैं वो बताते हैं। अच्छा, आप बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या किस क्लास में शामिल है, क्या किस क्लास में शामिल नहीं है। ये कल की क्लास में मैंने डिटेल के साथ समझा दिया था मॉडल पेपर्स ओपन करके कि कौन सी क्लास में क्या क्या चीज़ें शामिल है। ठीक है, तो अभी मैं दोबारा मॉडल पेपर ओपन करूंगा तो फिर हमारे 10-15 मिनट जो है वो दोबारा उसी चीज़ के ऊपर लग जाएंगे। अच्छा, आर्टिकल जो है, आर्टिकल लिखने का तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले लिखते हैं नाम अलिफ बे जीम। उसके बाद रोजनामा जंग लाहौर या रोजनामा नवाए वक्त, ये किसी भी अखबार का आप यहाँ पर नाम लिखते हैं। उसके नीचे आप तारीख डालते हैं और तारीख डाल के उसके बाद आप पैराग्राफ बनाकर एक मुख्तसर मजमून की सूरत में आप लिख देते हैं। यानी कि जो आर्टिकल या कॉलम होता है ना, ये एक मुख्तसर मजमून होता है। एक मुख्तसर मजमून होता है, यानी कि आप इसको मिनी ऐसे कह सकते हैं। आर्टिकल आपको आए या कॉलम आए। अब कॉलम में ना बाज बच्चे क्या करते हैं, वो इस तरीके से पेज के ऊपर ना ऐसे लाइनें बना के ना और इस तरीके से वो लिखते हैं कि इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, मैं आपको एक बच्चे का ना कॉलम दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी रेगुलर क्लासेस में एक बच्चे ने कॉलम भेजा था। मैंने उसको कहा भी था कि बेटा इतना तरद्दुद करने की जरूरत नहीं है। मुझे बस एक सेकंड दे, मैं आपको वो निकाल के दिखाता हूँ। बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, तो दैट्स वाई आई वांट कि मैं आपको ये चीज़ जो है वो यहाँ पर मैं समझा दूँ। एक मिनट, ये मुझे काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि अभी इनकी अभी वो असेसमेंट्स जमा हुई हैं। हाँ, ये मेरे ख्याल में ये वाला टेस्ट। बस मुझे एक सेकंड दें आप। ये इसका पेपर ओपन कर लो बच्चे का। हाँ, अब ये देखें कि इस तरीके से इसने कॉलम लिखा हुआ है। तो अगर आप इस तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप बेशक लिखें, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपने इस तरीके से कॉलम लिखना है। ये नाइन्थ के अंदर कॉलम आता है ना, नाइन्थ के अंदर कॉलम या आर्टिकल आता है। तो आप इस तरीके से अगर लिखना चाहते हैं, जैसे तालीम सिर्फ किताब में पढ़ने का नाम नहीं बल्कि इंसान की जिंदगी का वो हिस्सा है जो उसको बदल सकता है। तो इस तरीके से अगर आप कॉलम बनाकर लिखना चाहते हैं तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं, और आप सिंपल सिंपल पैराग्राफ की सूरत में भी आप इसको लिख सकते हैं। वैसे अगर आप इस तरह लिखें तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा मजे का लगता है, ज्यादा यूनिक लगता है और ज्यादा क्यूट लगता है। लेकिन आपको अगर लग रहा है कि इस तरीके से आपके लिए मुश्किल हो जाएगा लिखना, तो आप सिंपल सिंपल जिस तरह लाइंस के अंदर आप कॉलम लिखते हैं उस तरीके से भी आप कॉलम को लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉलम और आर्टिकल जो है ये नाइन्थ ग्रेड के अंदर आते हैं, नाइन्थ के अंदर ये इंक्लूडेड होते हैं। तो कॉलम जो होता है ये भी एक मुख्तसर मजमून होता है, और कॉलम और आर्टिकल जो है इसको लिखने का तरीका एक है। और इसके लिए जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं कॉलम या आर्टिकल के लिए, प्लास्टिक बैग के नुकसानात, रिश्वत सतानी, महंगाई, आलूदगी, सेहत के मसाइल, नौजवानों के इखलाकी मसाइल, उर्दू ज़ुबान की अहमियत, वालदैन का एहतराम और इस्लामी तर्ज ज़िंदगी की अहमियत। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। सर मेरी टीचर ने कॉलम और आर्टिकल के बारे में नहीं बताया ये कि वो पेपर में आएगा क्लास 9। भाई क्लास 9 के अंदर इंक्लूडेड है बेटा, क्लास 9 के अंदर आर्टिकल और कॉलम इंक्लूडेड है। ठीक है, 9th के अंदर कॉलम और आर्टिकल जो है बेटा ये इंक्लूडेड है। और उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज मजमून निगारी। 10th के अंदर और 12th के अंदर आपको मजमून लिखने के लिए आता है। अब मजमून के मुतालिक अगर मैं आपको यहाँ पे चीज़ें बताऊं तो ये बड़ी रिडंडेंट सी चीज़ें हो जाएंगी, बड़ी बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि रेपिटेटिव किस्म की चीज़ें होंगी जिनका आपको ऑलरेडी पता होता है। मैं आपको सिंपली सिंपली मजमून के मुतालिक जो 3-4 चीज़ें जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन का हिस्सा हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले नंबर पर तो ये है कि आपका जो मजमून है ना, आपने मजमून को लिखने से पहले, बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग योर ऐसे, आपने उसको अपने जहन के अंदर आपने उसको प्लान करना है। बगैर प्लानिंग के ना लिखा करें मजमून। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बगैर प्लान किए, बगैर सोचे समझे वो बस लिखना शुरू कर देते हैं।
जो उनके मुंह में आता जाता है, जैसे आता जाता है, जो उनके जहन में आता जाता है वो लिखते रहते हैं। इस तरह मत किया करें। उससे ये होता है कि आप बाज दफा बहुत अच्छा लिख रहे होते हैं, लेकिन आपका जो मजमून होता है वो, उसके अंदर ना वो स्ट्रक्चर नहीं होता, वो तरतीब नहीं होती। ठीक है। से सेइंग के सर टाइम नहीं होता, आई कैन ट्रूली अंडरस्टैंड कि टाइम का प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर आप उसको प्लान करें। ठीक है। इट हार्डली टेक्स 2 to 3 minutes टू प्लान एन ऐसे। तो बहुत ज्यादा कोई 20-25 मिनट नहीं लगते आपको प्लानिंग करने में। आप सिंपल सिंपल ये डिसाइड कर लें, देखें आपने लिखना तो है ना, आप सिर्फ ये डिसाइड कर लें कि आपने उसको कैसे लिखना है, क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ पर आपने इंक्लूड करनी है। जब आप अपने जहन को ये सिग्नल दे देंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको टॉपिक आ गया साइंस के करिश्मे, आप उसमें बता दें कि आप साइंस के अभी तक मेरे जो पेपर हुए हैं कॉलेज में, मेरा ऐसे रह गया उर्दू में। अच्छा, चले मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के हवाले हवाले से भी गाइड करूंगा। आपने मिसाल के तौर पर लिखना है साइंस के करिश्मे, तो आप सिर्फ इतना सोचें कि आप साइंस के कौन कौन से करिश्मे बताओगे। जैसे आपने कहा अच्छा मैं ऐसे करूंगा या ऐसे करूंगी कि मैं साइंस के ना तालीम के शोबे में, खेलों के शोबे में, सेहत के शोबे में, और इसके अलावा जो आम आदमी की जिंदगी है उसकी जिंदगी के अंदर साइंस ने क्या तब्दीलियां की हैं। मतलब आपने ये 4 टॉपिक जो है वो चार उसमें से चीजें जो थी वो डिसाइड कर ली, और आपने सोचा कि यार मैं ये इन 4 चीजों के मुतालिक मैं लिखूंगा। अब ये 4 चीजें आपने सोची ना, इनको किसी जगह पे ऐसे करके लिख लें। तालीम के शोबे में, खेलों के शोबे में, सेहत के शोबे में, और आम आदमी की जिंदगी में। अब आपने क्या करना है, आपने जो पहला पैराग्राफ बनाना है उसमें सिर्फ तालीम के मुतालिक बात करें, फिर अगले पैराग्राफ में आप सिर्फ सेहत के मुतालिक बात करें, अगले पैराग्राफ में आप सिर्फ खेलों के मुतालिक बात करें, अगले पैराग्राफ में आप सिर्फ आम आदमी की जिंदगी में जो साइंस का किरदार है उसकी बात करें, ताकि आपका जो मजमून है बेटा उसके अंदर एक अरेंजमेंट आ जाए। आप जब रैंडमली शुरू करते हैं ना, तो फिर आपने पहले पैराग्राफ के अंदर जो बातें की भी होती हैं, दूसरे में भी वही बातें होती हैं, तीसरे में भी वही बातें होती हैं, चौथे में भी वही बातें होती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उससे आपका मजमून का जो स्ट्रक्चर होता है वो बुरी तरह से क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। साइंस का जो गेम्स के अंदर बेटा रोल है, वो आप देख लें ना, कि कोई भी गेम है, आप अगर क्रिकेट को देख लें, तो टेक्नोलॉजी की वजह से क्रिकेट कितनी कितनी ज्यादा रेवोल्यूशनाइज हुई है। ठीक है, क्रिकेट के अंदर कितनी तब्दीलियां आई हैं साइंस की वजह से। थर्ड एम्पायर, फिर उसके बाद वो विकेट्स के ऊपर जो आप वो रखते हैं, विकेट्स के अंदर कैमरा लगा हुआ होता है। ठीक है। तो अब अगर आज से 50 साल पहले, 50 साल पहले अगर सरफराज विकेट कीपर होता और वो किसी को कहता हो काले और काले, तो किसी को पता भी ना चलता। ठीक है, तो अब सरफराज जब किसी को बोलता है ओए काले, तो पकड़ा जाता है। ठीक है, चीटिंग का पता चल जाता है। एग्जैक्टली, या एग्जैक्टली हारिस, दैट्स रेसिज्म। और इसके ऊपर आई डोंट नो कि वेदर यू नो दिस इंसिडेंट और नॉट। आई होप कि जो जो क्रिकेट गायज है उनको पता होगा कि सरफराज जो था ना, उसने वो खड़े होके ना इस तरह से उसने बात की थी, पीछे माइक पे खड़े होके ना उसने इस तरह का रेसिज्म किया था, और उसके ऊपर उसको फिर जुर्माना हुआ था। आपके जो कप्तान साहब हैं, जी एग्जैक्टली, उसको बैन किया गया था। ठीक है। तो देखें, और इसी तरीके से और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें गेम्स के अंदर जो है वो खास तौर पर हेल्थ एंड फिटनेस को लेकर कितनी कितनी ज्यादा रेवोल्यूशन हुई है साइंस की वजह से। ठीक है। तो ये सिर्फ मैं आपको बेटा समझा रहा था कि आपने मजमून को लिखने से पहले उसकी थोड़ी सी प्लानिंग जरूर करनी है। और वहां पर पेपर के अंदर आपको हमेशा 2 मजमून आते हैं या 3 मजमून होते हैं, तो तीन में से आपने 2 या 3 टॉपिक्स में से आपने एक टॉपिक को सेलेक्ट करना होता है। तो मजमून जो है उसका आप वाज़ेह इंतखाब करें। आप वो टॉपिक सेलेक्ट करें जिसके ऊपर आप मजमून लिख सकते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है उन तीनों टॉपिक्स में से कि इसके ऊपर मैं अच्छा मजमून लिख सकता हूँ। आसान और मुश्किल के चक्कर में ना पड़े। ये मत सोचें कि ये आसान टॉपिक है तो मैं इस पे लिख लूँ। बाज दफा ऐसे होता है कि जो आसान टॉपिक होता है उसके ऊपर मजमून लिखना सबसे मुश्किल होता है। ठीक है। आसान बाज दफा आसान आसान मजमून के आसान उन्वान के ऊपर मजमून लिखना सबसे मुश्किल होता है। तो इसलिए मजमून का जो मौजू है उसका आपने जो इंतखाब है वो सोच समझ कर करना है। फिर आपने उसका खाका तैयार करना है, फिर उसके बाद आपने उसका एक दिलकश बेहतरीन किस्म का आपने उसका तारुफ लिखना है। फिर उसके बाद उसके जो मरकजी नकात हैं उनको आपने एक तरतीब के साथ लिखना है। जो सबसे अहम चीज़ है उसको आप सबसे पहले लिख लें, या फिर सबसे आम चीज़ पहले लिखें, फिर उससे अहम, फिर उससे अहम। तो मतलब आप उसको क्लाइमेटिकली भी लेके चल सकते हैं और एंटी क्लाइमेटिकली भी लेके चल सकते हैं, यानी कि अहम से आम की तरफ आ जाएं या आम से अहम की तरफ चले जाएं।
क्योंकि जिस जिस तरह की तरतीब आप मर्जी रखना चाहते हैं, हवाला जात आप उसमें दें, मिसालें आप उसको दें, जिस तरह की मिसालें आपको मर्जी याद हो, आपने कहीं अखबार में कुछ पढ़ा था, आपने ऑनलाइन किसी कोई चीज पढ़ी थी, आपने किसी किताब में कोई चीज पढ़ी है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास हो, जितनी भी इंफॉर्मेशन हो, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आप उसमें लिखें। लेकिन ऐसी इंफॉर्मेशन ना हो, ऐसी इंफॉर्मेशन ना हो कि जो वहां पे रेलेवेंट ना हो। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं। अब मैंने बच्चों को एक मजमून दिया, ठीक है, कि सोशल मीडिया के फवायद और नुकसानात। ठीक है, सोशल मीडिया के फवायद और नुकसानात। अब उसमें कैन यू इमेजिन कि उस बच्चे ने लिखा हुआ था कि वो जी अरशद अरशद रील्स जो है वो रीलें बनाता है, रीलें बना बना के उसने डाला ले लिया है, सिस्ट्रोलॉजी जो है उसमें ये चल रहा है, डकी भाई ने फलां को रोस्ट कर दिया है, ठीक है, और वो जी शाम की नई वीडियो आ गई है, ठीक है, तो जी जुनेद अकरम जो है वो आजकल अमेरिका गया हुआ है, ये सारी चीजें उसने लिखी हुई थी मजमून में। ठीक है, कैन यू इवन इमेजिन। वो और उसमें बता रहे हैं कि जी सोशल मीडिया के बड़े फायदे हैं, ठीक है, और जो जितने भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो बड़ी लग्जरी वाली जिंदगी गुजार रहे होते हैं, वो फलाने ने गाड़ी ले ली है, ठीक है। तो मतलब इस तरह भी नहीं आपने लिखना, ठीक है। तो और साथ ही साथ उसी बच्चे ने ये भी लिखा हुआ था कि सोशल मीडिया पे कुछ टीचर्स भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उसमें उसने मेरा भी जिक्र किया हुआ था, और भी कुछ टीचर्स का उसने नाम लिया हुआ था कि फलां टीचर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, फलां टीचर मैथ पढ़ाते हैं। तो आपने इस तरह की चीजें नहीं लिखनी वहां पे, इस तरह की चीजें आपने नहीं लिखनी वहां पे। बाद में पता चले जी कि मजमून आ गया सोशल मीडिया के फायदे और नुकसानात के ऊपर, ठीक है, और आपने वहां पे लिख दिया कि जी वो इंग्लिश की अकेडमी का एक चैनल है, तो मैं वहां से जनाब मैंने उर्दू पढ़ी थी और ये इस तरह से। डोंट डू दैट। आपने हवाला जात देने हैं, मिसालें आपने देनी है, लेकिन मिसालें जनरल मिसालें होनी चाहिए, ठीक है। यानी अगर आप तालीम के मतलब बात करें तो आप उसमें लिखें कि सोशल मीडिया पर कुछ अच्छा है ना सर, आपकी प्रमोशन हो जाएगी। नहीं भाई, मुझे इस तरह की प्रमोशन नहीं चाहिए जिसमें आपके नंबर चले जाएं, ठीक है, मुझे इस तरह की कोई प्रमोशन नहीं चाहिए जिसमें आपके नंबर चले जाएं। तो आई होप कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आप में से ही बच्चे होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, और फिर इसी उन्हीं मिसालों की बुनियाद पर, उन्हीं इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर मैं आपको ये सारी की सारी चीजें जो है वो गाइड कर रहा होता हूँ। और इसमें बहुत सारे बच्चों को ये चीजें वियर्ड भी लगती होंगी कि सर ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आप लोग इस तरह की चीजें करते हैं, इसलिए मैं आपको ये चीजें जो है वो बता रहा होता हूँ। हो सकता है कि कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर आपको टीचर्स जो हैं वो इस एंगल से आपको गाइड ना करते हो कि बेटा ये वाली चीज नहीं करनी, और आप वही चीजें पेपर में जाके करके आ रहे होते हैं। तो मैं आपको वो चीजें बताता हूँ जो आप एक्चुअली में करते हैं और जो आपने नहीं करनी होती, ठीक है। और नहीं, ऐसे सबसे पहले अटेम्प्ट आप ना करें। एक बच्चा पूछ रहा है बार बार कि सर क्या ऐसे को सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए? ऐसे वाला सवाल या कोई भी आपका सवाल जो सबसे लंबा है उसको सबसे आखिर में करें। जो जो तवालत तलब सवाल होते हैं जिसमें आपको एंडलेस डिटेल्स चाहिए होती हैं, इस तरह के जो सवालात होते हैं उसको हमेशा आप सबसे आखिर पे रखा करें। क्योंकि आपने अगर पहले मजमून लिखने बैठ गए आप, तो हो सकता है कि आप पूरा घंटा मजमून को दे देंगे। मजमून 10 नंबर का है, ठीक है, 10 नंबर का मजमून है। तो 10 नंबर का मजमून अगर आप 1 घंटे में लिखेंगे, तो बाकी जो 90 नंबर का पेपर है या 65 नंबर का पेपर है इन टर्म्स ऑफ 9th एंड 10th, तो उसको 2 घंटे में फिर आप कैसे करेंगे? ठीक है। तो हमेशा आप जो शॉर्ट चीजें होती हैं, ठीक है, उनको आप पहले किया करें, और जो लॉन्ग चीजें होती हैं उनको आखिर में किया करें। राइटिंग और पेपर प्रेजेंटेशन मैटर करती है जी, बिल्कुल मैटर करती है, बिल्कुल मैटर करती है, बिल्कुल मैटर करती है। तो आपकी जो राइटिंग होती है साफ साफ लिखें, मतलब इतना साफ होना चाहिए कि पढ़ा जा सके, ठीक है, पढ़ा जा सके। और इसके अलावा जो जिस तरह अंग्रेजी के अंदर मैं आपको कहता हूँ, अंग्रेजी में मैं आपको कहता हूँ कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस को इस्तेमाल किया करें, तो इसी तरीके से उर्दू के अंदर भी लिहाजा, मजीद बरा, इसी तरह, ठीक है, इस मुनासबत से, ठीक है, इसी 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 के इसी के जैसा। तो इस तरह के जो हुरूफ रब्त होते हैं, उनको भी आप अपने मजमून के अंदर इस्तेमाल करें, ताकि आपका जो मजमून है वो एक जानदार अंदाज में आपका मजमून रहे। और ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिन बच्चों का मजमून आता है, तो मैं आपके साथ ये सारे के सारे जो मजामीन है ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। और ये जितने भी आपके क्रिएटिव राइटिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं,
जी बिल्कुल, इनमें से मैं असेसमेंट्स लूंगा। इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर इंशाल्लाह आपकी असेसमेंट्स होंगी। अब मेरी बात को गौर से सुने, जो 3-4 मिनट रह गए हैं उसमें मेरी आप बात को सुने। ये जितने भी टॉपिक्स हैं, मुकालमा है, रुदाद है, खत है, दरख्वास्त है, कहानी है, आर्टिकल है, कॉलम है, मजमून है, आपने इसके ऊपर जो मटेरियल है उसको सिर्फ रीड करना है। किसी भी मजमून को, किसी भी दरख्वास्त को, किसी भी कहानी को, किसी भी मुकालमे को याद करने की कोशिश नहीं करनी। याद आपने सिर्फ ग्रामर करनी है बस। ग्रामर के अलावा आपने, या अशार याद करने हैं, बाकी आपने कोई भी चीज याद नहीं करनी। ग्रामर और अशार, इसके अलावा आपने, यानी कि जो अशार आपको हवाले में देने के लिए जरूरत पड़ती है, इसके अलावा आपने किसी भी चीज को रट्टा नहीं लगाना। किसी भी चीज को सिर्फ आपने पढ़ना है, रीडिंग करनी है बस। बात समझ आ रही है ना? और रीडिंग के दौरान आपको जो लफ्ज मुश्किल लगता है और आपको लगता है कि यार मैं पता नहीं ये वाला लफ्ज मैं लिख सकूंगा या नहीं, सिर्फ उसकी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, सिर्फ उसकी क्या कर लें? प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, मैं जब वो छोटी कजन्स होती थी ना, तो उनको मैं पढ़ाता था घर में बिठा के। अब तो माशाल्लाह वो सारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, यूनिवर्सिटी चले गए हैं। व्हेन आई वाज लाइक यूनिवर्सिटी गोइंग था, तो घर के बच्चों को फिर मैं ना घर में इकट्ठा करके उनको बिठा के पढ़ाया करता था। तो मेरा उर्दू, उनको उर्दू पढ़ाने का तरीका यही होता था। मैं उनको कहता था कि कॉपी निकालो और किताब को पढ़ने बैठ जाओ बस। रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ आपने पढ़ना है। और जो लफ्ज आपको मुश्किल लगता है उसको आप कॉपी के ऊपर नोट करो। कॉपी के ऊपर नोट करो। और जब वो पूरा सबक पढ़ लेते थे, या मैं उनको, जैसे मजमून है, मैं उनको कहता था कि ये मजमून है, आपके पास 15 मिनट है, और मैं आपसे 15 मिनट के बाद इसमें से सिर्फ जो है वो इमला करवाऊंगा आपसे। वो आपसे मैं कहूंगा कि अच्छा, कशमकश का लफ्ज लिखो, चे मगोई का लफ्ज लिखो, ठीक है, मुनासबत का लफ्ज लिखो, ठीक है, बेचैनी, इसको लिखो। और दूसरा, मैं आपसे इस पूरे मजमून की सिर्फ एक पैराग्राफ के अंदर आपसे मैं समरी लिखवाऊंगा। तो इस तरीके से मैं बच्चों को पढ़ाया करता होता था, जो छोटे बच्चे होते थे। तो आपको भी, आप भी छोटे बच्चे हो, मैं आपको भी यही चीज जो है वो यहाँ पर ऑनलाइन में मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपने क्या करना है। आपने, मिसाल के तौर पर, आप किसी चैप्टर की तफहीम के लिए किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, आपने किताब को ओपन करना है, आपने उसको सिर्फ पढ़ते जाना है, रट्टा नहीं लगाना। जो आपको लफ्ज उसमें मुश्किल लग रहा है, सिर्फ उसको एक दफा अपनी कॉपी के ऊपर उसको लिख लो बस। चाहे देख के लिख लो, चाहे उसको जबानी लिख लो। और जैसे ही आप वो पूरा चैप्टर पढ़ लो, ठीक है, तो उसको 2-4 लाइनें, सिर्फ 2-4 लाइनों के अंदर उसका खुलासा वहां पे लिख लो, और आपका वो चैप्टर तैयार हो गया। दैट्स इट। मजमून आप लिख रहे हो, मजमून की तैयारी कर रहे हो, साइंस पर, साइंस के करिश्मे, आप मजमून को पढ़ते जाओ। जो चीजें आपको उसमें मजे की लगे, जो आपको लगता है यार ये वाली लाइन बहुत मजे की है, सिर्फ उस लाइन को एक दफा वहां पे लिख लो बस। कोई लफ्ज मजे का आ गया, कोई लफ्ज मुश्किल आ गया, उसको सिर्फ एक दफा नोट कर लो। आप उसको एक दफा लिख लोगे तो वो आपकी याददाश्त का हिस्सा बन जाएगा, और फिर उसके बाद जब आप लिखने बैठोगे तो आपको वहां पर कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। सो दीज आर द थिंग्स फॉर उर्दू। केमिस्ट्री में आपने ऐसे नहीं करना। ये ना हो कि फिर आप केमिस्ट्री में आप जो है ना वो चैप्टर पढ़ रहे हो स्टीचियोमेट्री, और स्टीचियोमेट्री को आप कहें कि सर ने कहा था सिर्फ पढ़ लेना है, जो वर्ड मुश्किल लगे तो सिर्फ उसको लिख लेना है। तो केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर, बायो के अंदर आपने ऐसा नहीं करना। ये चीजें सिर्फ मैं आपको उर्दू के हवाले से बता रहा हूँ। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे उर्दू में ना रट्टा लगाना बैठ जाते हैं। तो बेटा आप किस किस चीज को रट्टा लगाएंगे? तो उर्दू में आपने रट्टा जो है वो नहीं लगाना। बिल्कुल भी आपने रट्टा जो है वो नहीं लगाना। ऑलराइट। अच्छा, अब नेक्स्ट 3 डेज का मैं आपको प्लान बताता हूँ। आपको कल मॉर्निंग में असेसमेंट मिलेगी। ठीक है सर, ये जो आपने 15 नंबर्स में लिखा हुआ है, हाईवे ड्राइवर, इसमें आपका क्या मतलब है? अच्छा, ये हाईवे ड्राइव है, हाईवे ड्राइव। ये आप वो गलती से मुझे लिखा गया। ये है हाईवे ड्राइव। ठीक है, हाईवे ड्राइव, यानी कि एक सफर के ऊपर आपको लिखने के लिए आ सकता है ना। किसी हाईवे ड्राइव के मुतालिक आप लिखें कि हम लोग एक लंबे सफर पर निकले। ठीक है, हम सवात गए। तो वो इस, मतलब जो आपके लॉन्ग ट्रैवलिंग्स होती है ना, उनको हाईवे ड्राइव कहा जाता है। तो आपको हाईवे ड्राइव के ऊपर मजमून लिखने के लिए भी आ सकता है। नहीं, आप इसमें वो गलती से लिखा गया ना बेटा।
आपका लफ्ज है वो गलती से मुझसे लिखा गया, टाइपिंग की मिस्टेक है। अच्छा, अब मैं आपको अगले 3 दिन का बताता हूँ। मॉर्निंग में आपके साथ असेसमेंट शेयर होगी, ठीक है। और रात तक आपने उस असेसमेंट को यानी कि सुबह 10 बजे शेयर होगी, रात को 10 बजे तक आपने वो असेसमेंट जो है वो मुझे आपने सबमिट करवानी होगी। क्योंकि आप 10 बजे तक भेजेंगे तो फिर उसको रात को जब मैं फ्री हूँगा तो मैं उसको चेक कर लूंगा, और अगले दिन की फिर असेसमेंट मैं आपको दे दिया करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे 3 डेज होंगे लाइक वेनसडे, थर्सडे और फ्राइडे, अगले 3 दिन जो होंगे वो हम इस तरीके से गुजारेंगे। ठीक है। टॉपिक कोई भी हो सकता है। सिलेबस हमारा मुकम्मल हो गया है, अब मेरा जहां से दिल करेगा मैं आप लोगों की असेसमेंट लूंगा, जो मेरा दिल करेगा मैं आपसे असेसमेंट लूंगा। ठीक है। सर असेसमेंट अभी सेंड कर दें? खैर है, फिर हम सेंड 10 बजे के बाद सेंड करेंगे। नहीं, कल, आज 10 बजे नहीं, कल। महत, कल सुबह 10 बजे आपको मिलेगी, और रात 10 बजे तक आपने कल सबमिट करवानी होगी। ठीक है। ऑल राइट। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नहीं, नाइन्थ में मजमून नहीं होता आंसर, नाइन्थ में मजमून नहीं होता। अल्लाह हाफिज। बाय बाय।